साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। इस करंट अफेयर की सीरीज में हमने जो है मार्च का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, और आपकी डिमांड पर अब मैं अप्रैल का करंट अफेयर कराने जा रहा हूं। ठीक है, अप्रैल के करंट अफेयर की ये पहली क्लास होगी। मार्च का करंट अफेयर अपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, इसी तरह से हम सभी मंथ के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। जिन्होंने मार्च का करंट अफेयर नहीं लिया है वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ले दूंगा। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने है ना जो सारे वीडियो डाल रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब अप्रैल का करेंगे। जनवरी और फरवरी की मैं बात करूं, जनवरी और फरवरी का जो करंट अफेयर है वो अपन थोड़ा बाद में देखेंगे। उसका रीजन है क्योंकि एग्जाम कब होगी हमारी, तो हमने जो करंट अफेयर स्टार्ट किया वो मार्च से किया है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सारे करंट अफेयर देखेंगे। हम देखेंगे जनवरी फरवरी का, जब एग्जाम आपकी होगी कोई भी पास में, तो हम जनवरी फरवरी का करंट अफेयर देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। मार्च के करंट अफेयर से हमें जो है वित्तीय वर्ष के हिसाब से जो है सारी चीजें देखनी है। और जो मार्च के करंट अफेयर के बाद अप्रैल का करंट अफेयर है, ये इसकी क्लासें होने के बाद हम जो है अप्रैल के बाद मई का करंट अफेयर देखेंगे। और एग्जाम टाइम पे इसकी सबकी आपकी जो है मैराथन क्लासें चला दी जाएगी। आपका जो है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपने ना कंटेंट देखा होगा किस तरह का जो कंटेंट है आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, हर एक क्लास के अंदर जो है ऐसा नहीं है कि हर महीने का करंट अफेयर 1 से 2 क्लास में हो रहा है। पूरे 7 क्लासें हुई थी पिछले मार्च के करंट अफेयर की। ठीक है, और जो बच्चे, आपको पता है कि करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारा जो करंट अफेयर है जो वहां से एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर के काफी क्वेश्चन आते हैं और हार्ड आते हैं। तो इसलिए डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। एक सब्जेक्ट की तरह करंट अफेयर को हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको मार्च का करंट अफेयर देखने के लिए। कंटेंट में दम है, बच्चों ने इस बात को स्वीकारा है। और अप्रैल का करंट अफेयर आज मैं लेके आपके साथ आया हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अप्रैल का करंट अफेयर, जिसमें हम पहले आज देखेंगे राजस्थान के संबंध में करंट अफेयर। तो चलिए, राजस्थान में आईआईटी जोधपुर ने गंभीर बीमारियों को पता लगाने हेतु नैनो सेंसर विकसित किया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो मुझे पता चलेगा कि ये बच्चे जो है इंटेलिजेंट हैं, जो कि अपने तैयारी को बूस्टअप देना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करें, आईआईटी जोधपुर ने गंभीर बीमारियों का पता लगाने के लिए नैनो सेंसर विकसित किया है। ठीक है, नैनो सेंसर से हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन के एक समूह साइटोकिन्स का शीघ्र पता लगा सकेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें ही ध्यान में रखनी है हमको, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। यह नैनो सेंसर सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी पर आधारित है, और ये सरफेस एनहांस रमन स्कैटरिंग RERS सर्च मतलब सरफेस एनहांस रमन स्कैटरिंग के सिद्धांत पर काम करता है, जो तकनीक को अपनी उच्च क्षमता के साथ साथ ट्रेस स्तरीय अणु का पता लगाने में सक्षम बनाता है। तो आईआईटी जोधपुर द्वारा विकसित सेंसर साइटोकिन्स का पता लगाने में केवल 30 मिनट का समय लेती है, जबकि अन्य विधियां जो है 6 घंटे से अधिक का समय लेती है। ठीक है दोस्तों, तो 6 घंटे की जगह अब 30 मिनट का समय लगेगा आपको जो है बीमारियों का पता लगाने के लिए। साइटोकिन्स क्या होते हैं हम उसके बारे में जान लेते हैं। ये उत्तक क्षति की मरम्मत, कैंसर के विकास और प्रगति का पता लगाने और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साइटोकिन्स सटीक दवा और लक्षित चिकित्सा विज्ञान विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। साइटोकिन्स क्या होते हैं कि उत्तक, जहां पर भी क्षति की मरम्मत, मतलब जिस भी एरिया में जिस भी उत्तक सेल्स की हमें जो है मरम्मत करनी है, या कैंसर के विकास कहाँ से हो रहा है, उसका प्रगति कहाँ से हो रही है, वो डेवलप कहाँ से हो रहा है, उसका पता लगाने के लिए साइटोकिन्स उपयोगी होते हैं। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक। राजस्थान का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की हम बात करें तो ये ट्रैक जो है दिल्ली के विजवासन से जयपुर के डहर के बालाजी के बीच स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की हम बात करें तो दिल्ली के विजवासन से जयपुर के डहर के बालाजी के बीच स्थापित किया जा रहा है। रेलवे की PSU राइट्स द्वारा इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के समानांतर सर्वे किया जाएगा। इसमें सर्वे के बाद में प्रोजेक्ट की DPR बनेगी और रेलवे बोर्ड को सौंप दी जाएगी। इसमें जो है जयपुर से दिल्ली के बीच 4 स्टेशन प्रस्तावित है। तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जो कहाँ बन रहा है, दिल्ली से जयपुर के बीच में बन रहा है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत कितनी है? 43,000 करोड़ रुपए होगी,
43,000 करोड़ रुपए इसकी जो है लागत होगी और ये प्रोजेक्ट जो है 5 साल में पूरा होगा। इसके बाद जयपुर से दिल्ली के बीच का सफर जो है 1.15 मतलब 1 घंटा 15 मिनट में पूरा होगा। इस ट्रैक पर जो है ट्रेन 220 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकेगी। दिल्ली जयपुर के बीच रेवाड़ी होते हुए रींगस तक ये है जो एलिवेटेड बिछाया जा रहा है। मतलब आप ये देखो कि ये जो ट्रैक है जयपुर से दिल्ली की दूरी मात्र 1 घंटा 15 मिनट की रह जाएगी और ये जो है ट्रेन जो चलेगी 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और ये रेवाड़ी हरियाणा से होते हुए रींगस आपको पता है सीकर में होता हुआ जयपुर आएगा। आगे देखो, देश की पहली सैन्य आपातकालीन हवाई पट्टी की हम बात करें तो ये पट्टी राजस्थान के सांचौर जिले में सेसावा से अगड़ावा तक स्थित है। ये हवाई पट्टी कहाँ है? सांचौर जिले में। सांचौर जिले में जो है आपके सेसावा से अगड़ावा तक स्थित है। यह जो है इमरजेंसी आपातकालीन क्या है? हवाई पट्टी, सैन्य हवाई पट्टी है। भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 40 किलोमीटर दूर स्थित है। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेड क्लिफ है ना, उससे 40 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। ठीक है। इसमें जो है तेजस विमान के अलावा जगुआर और एयरक्राफ्ट मालवाहक C-295 को हवाई पट्टी पर उतारा गया है। मतलब तेजस विमान भी उतारा गया है, जगुआर भी उतारा गया है और एयरक्राफ्ट मालवाहक वाहन C-295 भी उतारा गया है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर बनाई गई है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, इसको मैं और अंडरलाइन कर देता हूं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये देखो ब्लैक हो गया। ये जो है आपके राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर बनाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 किलोमीटर की हवाई पट्टी 33 मीटर चौड़ी है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि जो आपातकालीन सैन्य हवाई पट्टी है वो कौन से हाईवे के पास में बनाई गई है, तो उस पर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर बनाई गई है। राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का नाम बदल दिया गया है। आपको पता है राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है जो उसका नाम बदल दिया गया है। आपको पता है कि विदेशों में जो है विदेशी संस्थाओं में पढ़ने के लिए जो है ये विदेशी संस्थाओं में पढ़ने के लिए जो है ये योजना लाई गई थी पिछली गहलोत सरकार द्वारा। अब उसका नाम बदल दिया गया। उसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? उसका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप कर दिया गया है। इस स्कॉलरशिप के तहत 500 सीटों का निर्धारण किया गया है कि 500 सीटों पर यह स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें क्या है, विदेशी संस्थानों में पढ़ाई के लिए 300 सीटें रहेगी, जबकि देश के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई के लिए 200 सीटें निर्धारित की गई है। इसमें नियमों में संशोधन के बाद आवेदन करने वालों के लिए पोर्टल 15 अप्रैल से शुरू हुआ है। मतलब राजीव गांधी, आपको ये ध्यान रखना है कि कितनी सीटें हैं। पहली बात तो 500 सीटें। और ये कौन सी योजना है? यह है राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप कर दिया गया है। इतना ध्यान रखना है। कोटा की हम बात करें तो कोटा में डाबरी में पहला डेस्टिनेशन पर्यटन विभाग से पंजीकृत है। पहला डेस्टिनेशन पर्यटन विभाग से पंजीकृत है। कोटा में पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई डाबरी में तैयार हुई है। यह इकाई 65 बीघा जमीन में स्थापित की गई है। पर्यटन विभाग की ग्रामीण पर्यटन नीति के तहत ग्रामीण टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जा रहा है और ये जो पहला डेस्टिनेशन ग्रामीण वाला ये कोटा के डाबरी में है। ध्यान रखना। इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो क्या ध्यान रखना, कोटा के डाबरी में जो है पर्यटन विभाग ने इकाई लगाई है पर्यटन के लिए। सिंदेश्वर खुर्द की हम बात करें, सिंदेश्वर खुर्द दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खान है। सिंदेश्वर खुर्द जो है दुनिया की, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। सिंदेश्वर खुर्द की हम बात करें तो हिंदुस्तान जिंक की राजस्थान स्थित खान कौन सी? सिंदेश्वर खुर्द विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादन खान बन गई है। यह पिछले वर्ष चौथे स्थान पर रही थी। हिंदुस्तान जिंक वेदांता समूह की कंपनी है जो कि जिंक, सीसा और चांदी की खनन से संबंधित है। हिंदुस्तान जिंक वर्तमान में विश्व की दूसरी सबसे बड़ा एकीकृत जस्ता उत्पादक कंपनी है और तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखो सिंदेश्वर खुर्द की हम बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सिंदेश्वर खुर्द माइन जो है कहां पर स्थित है। सिंदेश्वर खुर्द माइन कहां पर स्थित है, ये आप मुझे
कमेंट करके बताओ। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करें सिंहेश्वर खुर्द दुनिया की दुनिया की जो है दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादन की खान है। हिंदुस्तान जिंक द्वारा जो है यहाँ पे खनन का कार्य किया जाता है। हमें जो है कमेंट में ये बताना है सिंहेश्वर खुर्द जो चांदी की खान है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में देसी शब्दों को शामिल किया जाएगा। देसी शब्द कौन कौन से होंगे? जैसे राजस्थान के नए सत्र से सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा के छात्र छात्राओं को देशी शब्दों का शामिल करते हुए पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है मातृभाषा पे जोर दिया जा रहा है। आपको पता है प्राथमिक कक्षाओं में क्या है, मातृभाषाओं पे जोर दिया जा रहा है, जिसमें जो है हिंदी के अलावा देशी शब्द जो होते हैं उन पर भी स्थानीय बोली पर जोर दिया जाएगा। स्थानीय बोली और भाषाओं के आधार पर शब्दकोश तैयार करवाकर पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इस हेतु राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा भाषाई सर्वे करवाया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चे के सर्वे में इस सर्वे में बच्चों व शिक्षकों को भाषा की जानकारी ली गई थी। इसमें बच्चों के घर की भाषा, शिक्षक की भाषा, स्कूलों का माध्यम, भाषा को समझने और बोलने की विद्यार्थियों की क्षमता के स्तर पर सर्वे करवाया गया है। अब राज्य स्कूलों में ऊंट को ऊंटड़ो, मटकी को मटको, बंदर को बांदरो, प्याज को कांदा, कौवा को कागलो, मतलब जो देसी भाषा है ना, बिल्ली को बल्ली, बकरी को छांटी, ये तो मैंने भी पहली बार सुना है ना, बकरी को छांटी, जैसे संबोधन को शामिल किया जाएगा। मतलब देसी भाषा का उपयोग किया जाएगा जो हमारी राजस्थान की संस्कृति भी रही है। अब देखो राजस्थानी भाषा को जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त कराने के लिए जो है काफी बड़े स्तर पर जो है क्या करवाया जा रहा है, काफी बड़े स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। तो इसी तरह से जब हम स्कूल में विद्यार्थियों के सिलेबस में इसको शामिल कर लेंगे तो ये एक पहल देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो पोषण ट्रैकर रिपोर्ट की हम बात करें तो लगभग राजस्थान में 1.94 लाख कुपोषित बच्चे हैं। उदयपुर में सबसे अधिक 12,976 कुपोषित बच्चे पाए गए हैं और जैसलमेर में सबसे कम कुपोषित बच्चे हैं 2246। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इंपॉर्टेंट डेटा को आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में 1,94,94,00,000 कुपोषित बच्चे पाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो है 12,976 कुपोषित बच्चे उदयपुर में हैं। इसके अलावा कोटा में भी अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं 550, जो कि राज्य में सबसे कम है। देखो एक, अब आप बोलोगे जैसलमेर में सबसे कम है कि कोटा में सबसे कम है, तो देखो जैसलमेर में 2246 सबसे कम है, लेकिन ऐसे आ जाना अति गंभीर, जो मतलब 550 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में कुपोषण के, है ना, तो ये हमें कोटा ध्यान रखना है। ये देखो कुल कुपोषित बच्चे 12,976 उदयपुर में सर्वाधिक, ठीक है, और जैसलमेर में 2246, है ना, ये ध्यान में रखना है। और ये कोटा वाला आंकड़ा ये हो गया कि 2361 टोटल कुपोषित बच्चे, जिसमें सबसे ज्यादा गंभीर 550, सबसे कम है, मतलब सबसे कम है, मतलब सबसे कम अति गंभीर कुपोषित कोटा के अंदर है। समझ में आ गया होगा आपको। राजस्थान में ईआरसी और ई लाइसेंस सुविधा 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो गई। ईआरसी और ई लाइसेंस सुविधा, ईआरसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपके गाड़ियों का होता है, वो 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो गई है। इसके तहत नजदीकी ई मित्र पर लाइसेंस और आरसी के लिए आवेदन किया जाएगा और इसके बाद आरटीओ में लाइसेंस और आरसी की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है आरसी और जो है आपके लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। राजस्थान में पूर्व सैनिकों को बीएड डिग्री के समकक्ष मान्यता मिलेगी। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राज्य में पूर्व सैनिकों को, मतलब जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनको बीएड, बैचलर इन एजुकेशन प्रोफेशनल डिग्री के समकक्ष मान्यता देने की घोषणा करी है। मतलब एक तरह से उनको बीएड करने की आवश्यकता नहीं है, बीएड उनकी अपना आप हो जाएगी, जो भी एक्स सर्विसमैन है। माही बेसिन से राजस्थान के 10 जिलों में आपूर्ति हेतु सर्वे होगा। माही जो बेसिन है, माही नदी का जो बेसिन है, वहां से राजस्थान के 10 जिलों को जलापूर्ति के लिए बात करी जा रही है। अब इस पानी का राजस्थान में 10 सूखाग्रस्त जिलों में डाइवर्जन होगा, जिससे इन जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। ठीक है, हम देखें 10 जिले कौन कौन से हैं, तो वो हैं चित्तौड़गढ़ की हम बात करें, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, जालोर, सांचौर, पाली और बाड़मेर को जो है पानी का लाभ मिले। ठीक है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, यहाँ ध्यान में रखना है बांसवाड़ा नहीं है,
डूंगरपुर देखते हैं हम बांसवाड़ा लगाते हैं, तो बांसवाड़ा कतई नहीं है यहाँ पे। 10 जिले कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, जालोर, सांचौर, पाली, बाड़मेर। ठीक है, इसके लिए जो नहरें हैं, लिफ्ट योजना पाइपलाइनों का भी विकास किया जाएगा। लिफ्ट नहरों का आपको पता है कि लिफ्ट नहरें क्या, देखो आपने बहुत राजस्थान की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि लिफ्ट नहरें, लिफ्ट नहरें, तो लिफ्ट नहरें क्या है? जैसे हमने चंबल परियोजना देखी हो या इंदिरा गांधी परियोजना, वहां लिफ्ट नहरों का काफी नाम आता है। लिफ्ट नहरें क्या होती है? काफी बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ये आपका धरातल है, धरातल से कुछ ऊंचा उठा हुआ भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ से पानी, अब पानी यहाँ से तो नीचे आराम से आ सकता है। ठीक है, ऊंचाई से नीचे पे तो पानी आराम से आ सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर पानी कैसे जाएगा? नीचे से पानी ऊपर कैसे जाएगा? तो इसके लिए क्या है कि लिफ्ट बनाई गई है। यहाँ पर क्या है कि पानी को स्टोर किया जाता है, फिर जो है मशीनों के माध्यम से उसको उठा के इधर ढकेला जाता है। तो ये होती है लिफ्ट नहरें। ठीक है, तो इस तरह से जो लिफ्ट नहरों का जो है कॉन्सेप्ट हुआ है, तो लिफ्ट नहरें जो है माही बेसिन के अंदर भी शुरू की जाएगी। ठीक है, आगे देखो, पॉन्ड फॉर्म योजना में अनुदान राशि बढ़ाई गई है। अच्छा, ये थोड़ा सा और देख लो, जालोर और बाड़मेर तक पानी ले जाने के लिए कडाना डैम से गुजरात में जा रही सुजलाम सुफलाम नहर का भी विस्तार किया जाएगा। तो मतलब माही नदी का जब 10 जीरो में पानी जाएगा, तो उसके साथ साथ जो है कडाना डैम जो गुजरात में है, कडाना डैम आपको पता है किस नदी पर है? माही नदी पर। तो वहां से जो सुजलाम सुफलाम नहर जो है उसका भी विस्तार किया जाएगा। फॉर्म पॉन्ड योजना की जो अनुदान की राशि बढ़ा दी गई है किसानों के लिए। खेतों में जो है फॉर्म पॉन्ड बनाकर खेती हेतु कृषि विभाग ने नए टारगेट जारी किए हैं। इसमें किसानों को फॉर्म पॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अनुदान दिया जाएगा। इसके तहत फॉर्म पॉन्ड योजना में इकाई लागत पर अनुदान राशि 90,000 रुपए से बढ़ाकर अधिकतम कितनी कर दी गई है? 1,35,000 रुपए कर दी गई है। फॉर्म पॉन्ड योजना क्या होती है कि आपका जो खेत है, खेत में जो है तालाब बनाने के लिए, है ना, पॉन्ड मतलब तालाब बनाने के लिए जो है सरकार द्वारा अनुदान जारी किया जा रहा है। वो पहले 90,000 था, अब जो है 1,35,000 जो है बढ़कर हो चुका है। फॉर्म पॉन्ड से क्या है, किसान सूखे एरिया में बारिश की का पानी को एकत्रित करके संचित फसलों की खेती कर सकते हैं। ठीक है, नई गाइडलाइन के अनुसार ये 90,000 रुपए के स्थान पर 1,20,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा जो SC ST और लघु सीमांत श्रेणी के जो किसान है उनको 1,35,000 का अनुदान मिलेगा। देखो इसमें क्या बात है कि पहले 90,000 रुपए का जो है अनुदान दिया जाता था, अब 90,000 से बढ़ाकर इसको जो है 1,20,000 कर दिया गया है। 1,20,000 कर दिया गया, परंतु SC और ST और जो है लघु सीमांत किसान है, लघु सीमांत किसान है, इनके लिए जो है ये 90,000 से बढ़ाकर जो है 1,35,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि 90,000 से लेकर जो है 1,35,000 अधिकतम कर दिया गया है। आवेदक के लिए किसान के पास कम से कम 0.3 हेक्टेयर या संयुक्त खातेदारी की स्थिति में 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हर कोई उठाकर जो है आज में आवेदन कर सकता है कि बोले मेरे को तो फॉर्म पॉन्ड बनाना है तो मेरे को जो है 1,35,000 रुपए दे दो, ऐसा नहीं है। कम से कम जो है आपके पास अगर एकल जमीन है, अगर जमीन के एक ही मालिक हो तो आपके पास है 0.3 हेक्टेयर की जमीन होनी चाहिए। अगर आपके पास जो है भाइयों के अंदर भाई बट की जो जमीन होती है जो संयुक्त रूप से होती है, जिसके अंदर जो है 0.5 हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक है, कृषि भूमि होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, राजस्थान में स्कूलों में रोबोटिक्स लैब स्थापित होगी। राजस्थान के 201 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में रोबोटिक लैब स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इस संदर्भ में स्वीकृति दे दी है। इसमें जो 163 लैब माध्यमिक शिक्षा और 38 प्राथमिक शिक्षा स्तर पर स्थापित की जाएगी। 201 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में रोबोटिक लैब स्थापित होगी, जिसमें 163 जो है आपके माध्यमिक स्तर पर और 38 जो है प्राथमिक स्तर पर लैब होगी। इन लैब्स में विद्यार्थी रोबोटिक्स या इससे संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान और जानकारी हासिल कर सकेंगे। कितनी अच्छी बात हो जाएगी कि हमने तो 12th के बाद जब RS की तैयारी करते हैं तो रोबोटिक्स वाला चैप्टर पढ़ा था कि रोबोट होते क्या है, रोबोट का काम क्या होता है, रोबोटिक्स कैसे काम करता है। लेकिन अब जो है आपको स्कूली शिक्षा क्या है, मतलब आपको 5वीं क्लास में ही आपको ये बता दिया जाएगा कि रोबोटिक्स होती क्या चीज है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है बिल्कुल रोबोट का ही टाइम है ना। तो इस हिसाब से जो है ये बहुत बढ़िया एक नवाचार है। रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान की हम बात करें तो ये डिजिटल बाल मेला अभियान है, जिसका शुभारंभ 30 मार्च 2024 को राजस्थान स्थापना दिवस के दिन हो गया था। यह द फ्यूचर सोसाइटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें भाग लेने की आयु जो है 10 से 18 वर्ष तक होनी चाहिए।
रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान की हम बात करें तो ये एक डिजिटल बाल मेला अभियान है, जिसकी शुरुआत जो है 30 मार्च 2024 से राजस्थान स्थापना दिवस के दिन हो गई थी। और यह जो है द फ्यूचर सोसाइटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये एक एनजीओ है द फ्यूचर सोसाइटी, इसके द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए जो है आयु सीमा 10 से 18 वर्ष तक की आयु वाले इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना है और राजस्थान में नए पर्यटन स्थलों को प्रोत्साहन देना है। इसके तहत बच्चे राज्य में पर्यटन स्थलों की जानकारी देते हुए वीडियो बनाएंगे, मतलब एक तरह से ब्लॉग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब्लॉग। जो ये आपने देखा होगा यूट्यूबर जो है नई नई जगह जाते हैं और वहां पे जो है टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। इस तरह से एक तरह से ब्लॉग हो गया, डिजिटल वीडियो बनाएंगे, पर्यटन स्थलों की जानकारी देते हुए वीडियो बनाएंगे। सर्वश्रेष्ठ वीडियो बनाने के लिए 50,000 रुपए की राशि, मतलब जो फर्स्ट आएगा, जिसका वीडियो सबसे अच्छा होगा उसको जो है 50,000 रुपए की राशि नगद पुरस्कार के रूप में मिलेगी। और इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले 100 बच्चों को 3 दिवस का जयपुर का भ्रमण करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह है रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान। केला देवी की मेले की हम बात करें, केला देवी का लक्की मेला चैत्र नवरात्रों के दौरान 6 से 22 अप्रैल 2024 तक करौली में आयोजित हुआ। केला देवी की हम बात करें तो केला देवी को मौलिक ऊर्जा महायोगिनी माया के अवतार के रूप में पूजा जाता है, जिन्होंने नंद यशोदा के बच्चे के रूप में जन्म लिया था। उन्हें केला देवी के अतिरिक्त कई स्थानों पर विंध्यवासिनी और हिंगलाज माता के रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है, केला देवी के बारे में ये ध्यान रखना। केला देवी का विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण के 65वें अध्याय में दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि देवी ने घोषणा की थी कि कलयुग में उनके नाम केला होगा और उनके भक्त केलेश्वरी के रूप में पूजा करेंगे। यह मंदिर, मतलब उनका नाम तो केला होगा। केला देवी ने घोषणा करी थी कि कलयुग में है जो उनका नाम केला होगा और उनके भक्त जो हैं वो है केलेश्वरी के रूप में जो है जाने जाएंगे। ये मंदिर करौली में स्थित है और कालीसिल नदी के तट पर त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। त्रिकूट पर्वत पर जो है केला देवी का मंदिर स्थित है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जिन्होंने भी तैयारी करी है राजस्थान ज्योग्राफी की या राजस्थान आर्ट कल्चर की, उनको मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि राजस्थान की तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, त्रिकूट पर्वत है ना, यहां पे आपको पता चल गया कि केला देवी का मंदिर है। लेकिन एक और है त्रिकूट पहाड़ी। क्वेश्चन यहीं से आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है और एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर जो है क्या स्थित है, अभी मैं वो बता दूंगा कि मतलब आपको बता दूंगा कि क्या चीज है, तो आप मेरे को आंसर तुरंत दे दोगे। लेकिन मैं पूछा कि त्रिकूट पहाड़ी क्यों फेमस है, त्रिकूट पहाड़ी राजस्थान में क्यों फेमस है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखो, मैंने ना राजस्थान की ज्योग्राफी हो, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर हो या इंडिया की हो, मैंने तैयारी करी, बहुत डीप में करी। ठीक है, जब मैंने तैयारी करी तो मैंने इन छोटी छोटी चीज़ों को जब तैयारी करता था तो लिख लेता था एक पेज के अंदर, जो व्हाइट पेज होता है उसमें जो है छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लेता था। जब भी एग्जाम होता था तो इससे क्या होता था कि है ना, जैसे त्रिकूट पर्वत या त्रिकूट पहाड़ी की बात आ गई तो वो जहाँ पे भी कंफ्यूजन होता था वो खत्म हो जाता था, क्योंकि ये दोनों चीजें मैं इस पेज में लिख लेता था और उसका रिविजन मार लेता था। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम मैं बात करूं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी जो आपने बहुत अच्छी स्टडी करी होगी, बहुत अच्छी स्टडी करी होगी, फिर भी आपसे कुछ ना कुछ चीजें आपसे छूट जाएगी। और जो छूट जाएगी वो चीजों को पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है प्रश्न करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब ये प्रैक्टिस करेंगे ना, हम जो अन्य एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को निकालेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि यार इस टॉपिक से जो है बहुत सारे प्रश्न छूटे हुए हैं, तो उनको जो है इस शॉर्ट नोट्स में इस पेज में लिखते जाओ, उनका रिवीजन करते जाओ। मैं कह रहा हूँ आपका 100% सिलेक्शन होगा, गारंटी इस बात की कि आपका जो क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मेरा पढ़ने का तरीका यही है और पढ़ाने का तरीका भी यही है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा वो चीज, जो कुछ भी आपको पढ़ना होना। देखो, मैं कोई कोचिंग नहीं चला रहा यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा स्पष्ट में बता दूं, मैं कोई कोचिंग नहीं चला रहा यहाँ पे, ना मैं कोई फीस ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं केवल यहाँ पर जो है आपको निःशुल्क जो है अध्ययन कराने के लिए आया हूँ। और जो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए ना मेरे को कोई पैसे मिल रहे हैं, ना ही मुझे जो है कोई ऐप लॉन्च करना है, ना ही मुझे कोई कोचिंग खोलनी है, ना ही मुझे बच्चों को गुमराह करना है।
बस मेरे को थोड़ा सा ये है कि अगर मैंने थोड़ी मेहनत करी है तो उस मेहनत का ज्ञान, अब मेरी तो जॉब लग गई है, ठीक है, अब मेरे आगे तैयारी भी नहीं कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से क्या है कि मैं आगे मेरा जो ज्ञान है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए, इससे ज़्यादा मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। अगर आपको कुछ भी पढ़ना हो ना मुझसे, तो आप जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लेना, पुनीत पावक 09 के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे भी मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का एग्जाम से रिलेटेड हो या मोटिवेशन से रिलेटेड हो या कोई कंफ्यूजन हो, जो मुझे समझ में आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपके लिए इतना मैं कर सकता हूं। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। भिवाड़ी में एल्यूमिनियम प्लांट लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा नायब तहसीलदार की भर्ती आएगी नहीं आएगी, मैं इस विवादों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं केवल ये है, मुझे ये पता है कि भर्ती कोई भी आ जाए, तैयारी अगर स्ट्रेटजी बना के करिए ना आपने, मैं क्या कह रहा हूँ, भर्ती कोई भी आ जाए, नायब तहसीलदार की आ जाए, ईओआरओ की आ जाए, चाहे एलडीसी की आ जाए, चाहे कांस्टेबल की आ जाए, चाहे आरएस की आ जाए, चाहे टीचर की आ जाए, अगर आपने तैयारी स्ट्रेटजी बना के करी है, मेरे कहने पे अगर तैयारी करी है ना जिस प्रकार से, तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। मैंने भी 5 से 6 जॉब निकाले ना, और मैंने किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रॉपर तैयारी नहीं करी, क्योंकि मैंने सभी एग्जाम को एक आइडल मान के मैंने सिलेबस बनाया और उस सिलेबस को मैंने फॉलो किया, और कम से कम मैंने जो है ये 5 से 6 जॉब प्राप्त करी है। ठीक है, आइडल मान के अगर तैयारी करने लग गए ना राजस्थान में, ठीक है, कि मान लो एक, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आरएस की तैयारी आइडल मान के नहीं करोगे, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी छोटे मोटे एग्जाम है जिनका सिलेबस सेम होता है, आरएस की बात नहीं कर रहा मैं, जिनका सिलेबस सेम होता है उनकी केवल स्ट्रेटजी से तैयारी करनी है। ठीक है, आपको एक खुद का सिलेबस बनाना है और उसके पीछे पढ़ना है, ये टॉपिक कंप्लीट, ये टॉपिक कंप्लीट, ये टॉपिक कंप्लीट, ये टॉपिक कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। वो अब यह है कि कोई सा भी एग्जाम हो जाए, किसी भी टॉपिक में से आ जाए, हमारे टॉपिक सारे कंप्लीट है, इस तरह से तैयारी करनी है। उसकी स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया तरीके से बनानी पड़ती है। ठीक है, तो उस तरीके से मेरा जो है पढ़ाने का ढंग है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे ज्वाइन करिए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारे टाइम पास करने वाले यूट्यूबर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, मिल जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, जो अपना तैयारी के नाम पे कोर्स बेचते हैं। चलो कोई नहीं, हम आगे देखते हैं कि भिवाड़ी में एल्यूमिनियम प्लांट लगेगा। दक्षिण भारत की क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन भिवाड़ी के सलारपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एल्यूमिनियम प्रोडक्ट का प्लांट लगाएगी। दक्षिण भारत की क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जो है ये कंपनी है, जो कि भिवाड़ी के सलारपुर में क्या लगाएगी, प्लांट लगाएगी। पहले चरण में कंपनी इसके लिए 150 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और अगले 12 महीने में यह शुरू हो जाएगा प्लांट। पुलिस और सीबीएस साइबर फाउंडेशन के बीच एमओयू हुआ है। साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता के लिए राजस्थान पुलिस सीबीएस साइबर फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करेगी। इस संदर्भ में राजस्थान पुलिस और सीबीएस साइबर फाउंडेशन के बीच एमओयू हुआ है। इसके तहत दोनों पक्षों द्वारा कंप्यूटर तकनीक के सुरक्षित उपयोग के लिए नागरिकों को सजग और सतर्क बनाने के लिए साइबर जागरूकता कैंपेन चलाया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर, मोबाइल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ऑनलाइन बैंकिंग, एआई और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी की सुरक्षित उपयोग के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सेमिनार, वर्कशॉप, मतलब सिंपल सी चीज़ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल ये ध्यान रखना है। पुलिस और सीबीएस साइबर फाउंडेशन के बीच में एमओयू हुए हैं, जिसमें जो है राजस्थान में जो है कंप्यूटर तकनीक के सुरक्षित उपयोग के लिए नागरिकों को सजग करना है। ठीक है, ये वाली चीजें ध्यान में रखनी है। बीएनआई जयपुर और CREDAI क्रीडाई राजस्थान के बीच एमओयू हुआ है। बीएनआई मतलब बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल और क्रीडाई मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच में एमओयू 5 अप्रैल 2024 को हस्ताक्षर हुए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वयं पोर्टल की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। ये विद्यार्थी स्वयं पोर्टल अपना पंजीयन ऑनलाइन कर पढ़ाई कर सकेंगे। ये जो पोर्टल है राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश का सदुपयोग करने के लिए स्वयं पोर्टल यूज किया गया है। अब देखो, ये जो करंट अफेयर का टॉपिक है ना, को टॉपिक मतलब ये जो स्वयं पोर्टल है, ये जो पोर्टल है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये कहाँ पे पूछा जाएगा उसके लिए मैं बता देता हूँ। ग्रीष्मकालीन अवकाश का सदुपयोग करने के लिए ये जो टीचर्स की वैकेंसी आएगी, चाहे रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कोई भी हो टीचर्स की वैकेंसी, वहां ये क्वेश्चन 100% आएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि स्वयं पोर्टल के लिए इसमें जो है एनसीईआरटी पुस्तकों का से अध्ययन करवाया जाएगा। ये एक पोर्टल है जो 11वीं और 12वीं कक्षा के 11 विषयों के 28 कोर्स जो है शामिल किए गए। ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें 16 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश हो जाने के बाद 30 सितंबर 2024 तक कक्षाओं का संचालन किया जाएगा, है ना। तो इसमें ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
जयपुर प्रशासन का क्यू ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। जयपुर जिला प्रशासन की पहल है। इस ऐप की सहायता से जयपुर निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्र की स्थिति, मतदाताओं की संख्या का पता लगाया जा सकेगा। यह जो ऐप है जिला प्रशासन जयपुर ने DOIT के सहयोग से विकसित किया है। ठीक है, यह सुविधा जयपुर शहरी और ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की झोंटवाड़ा विधानसभा सहित शहर के कुल 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं हेतु उपलब्ध कराई गई है। ध्यान रखना है कि क्यू ट्रैकर ऐप क्या है, जो है चुनाव से रिलेटेड है। मतदान केंद्र की स्थिति और मतदाताओं की संख्या के बारे में पता लगाने के लिए क्यू ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आगे देखो, डॉक्टर चंद्रशेखर सेन को कोसा ट्रस्ट कला अवार्ड से नवाजा गया है। कोसा ट्रस्ट अमृतसर की ओर से कोसा ट्रस्ट कला अवार्ड 2024 वितरित किए गए हैं, जिसमें जयपुर के टेराकोटा आर्टिस्ट, टेराकोटा आपको पता है जयपुर में जो है फेमस है राजस्थान के अंदर, तो जयपुर के ये आर्टिस्ट हैं जो कि टेराकोटा में विख्यात हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर सेन को सम्मान मिला है। सेन का ये अवार्ड कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है ना। अवार्ड देश के 11 कलाकारों को प्रदान किया गया है, जिसमें जयपुर के चंद्रशेखर सेन को भी ये मिला है। राजस्थान में स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण। भारतीय सेना द्वारा 26 अप्रैल 2024 को बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्ध के दौरान सैन्य उपकरणों को रेतीले और दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों तक पहुंचाने का अभ्यास किया गया है। यह परीक्षण भारतीय सेना और हवाई डिलीवरी एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बीकानेर जो है बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से ये युद्ध के दौरान भारी सैन्य उपकरणों को सैनिकों तक पहुंचाने के लिए जो है स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी राजस्थान के जो परिदृश्य के अंदर जो हमने करंट अफेयर पढ़ा है आज इतना ही देखेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम देखने के बाद राजस्थान का जो है खत्म कर देंगे, उसके बाद जो है हमारे आगे वाले राष्ट्रीय वाले देखेंगे। ठीक है, राजस्थान का खत्म हो जाएगा, राजस्थान के बाद जो है आपका भारत का बचेगा, भारत का भी कर लेंगे। मतलब धीरे धीरे जो है हमारा करंट अफेयर की कंटिन्यू क्लास रहेगी। आपको केवल जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जब भी मैं क्लास डालूं तो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मार्च की करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। सभी भर्तियों के लिए समान रूप से उपयोगी है ये करंट अफेयर की सीरीज। यहाँ से हमारा जो करंट अफेयर कहीं पे भी गलत होगा नहीं। आपको जो है बस विश्वास बना के रखना है और चैनल पर लगातार बने रहना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।